अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबका? ठीक है। जैसे कि आप सबको पता है कि हमारी यूनिवर्सिटी वाज सपोज्ड टू ओपन ऑन 15th and unfortunately this couldn't happen. I don't know the reasons. Obviously the government and the HEC and the university they know it better. और उन्होंने कोई फैसला किया तो सोच समझ के किया होगा। चले हम उस बहस में तो नहीं पड़ते कि क्या सही है क्या गलत है, बट द थिंग इज दैट इट इज नाउ व्हाट इट इज। और हमें अब अपनी ऑनलाइन क्लासेस को रिज्यूम करना पड़ेगा और उसी तरीके से जिस तरह हम पहले करते आए थे अपनी क्लासेस को कंटिन्यू करेंगे। और दिस इज एन अनफॉर्चुनेट थिंग बिकॉज ऑब्वियसली हम लाइव सबकी ख्वाहिश होती है लाइव पढ़ना, और इवन टीचर्स की भी ख्वाहिश होती है कि वो लाइव पढ़ाएं क्योंकि वी कैन इंटरैक्ट विद द स्टूडेंट्स इन दिस वे। सो बट वी हैव टू अडैप्ट एंड हमें वो बात है ना, एवोल्यूशन वाली, इवॉल्व करना है हमें। और इंशाल्लाह ताला हमारी कोशिश होगी कि चले लेक्चर्स को आपके लिए बेहतर से बेहतर बना सकें। उसके लिए ये है कि आई एम रिकॉर्डिंग दिस लेक्चर। इससे ये हुआ करेगा, मैंने जो स्ट्रैटेजी बनाई है कि हमारे पास ना एक्चुअली जब लेक्चर होता है, नॉर्मल टाइम होता है लेक्चर का, तो उसमें हमारे पास ना इंटरेक्शन का टाइम बहुत कम होता है क्योंकि ऑब्वियसली द टीचर हैज टू फिनिश द सिलेबस एंड अनफॉर्चुनेटली द प्रोसेस ऑफ रेजिंग द हैंड and asking a question is not that complicated but still more complicated than the actual class। वहाँ पे आप हाथ खड़ा करके, हाथ खड़ा करे बगैर भी आप पूछ सकते हैं सवाल एंड भी इंटरैक्ट, बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे ऐसा नहीं है। आपको एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स भी मैंने देखा वो इंटरेस्टेड भी नहीं होते कि वो क्या रिकॉर्डिंग पे सवाल जवाब करें एक दूसरे के साथ, और उस तरह से मैनेज भी हो नहीं पाता। तो टाइम कम होता है हमारे पास और इसकी वजह से काफ़ी इंटरेक्शन रह जाती है। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज दैट आई एम गोइंग टू रिकॉर्ड दिस लेक्चर। मैं लेक्चर रिकॉर्ड किया करूँगा और ये लेक्चर हुआ करेगा हमारे तमाम सेक्शंस के लिए, जो कि 4 हैं इस केस में, मॉर्निंग ए बी और मॉर्निंग आफ्टरनून ए बी। तो वो चारों के लिए लेक्चर होगा। ये मैं यूट्यूब पे एक आध दिन पहले अपलोड कर दिया करूँगा। आप लोग क्या करेंगे, आप लोग इस लेक्चर को देखेंगे यूट्यूब पे और उसके बाद जिस दिन आपकी क्लास होगी जो शेड्यूल के मुताबिक होगी, हम लोग उस दिन एक जो क्लास रखेंगे, बेसिकली वो जो सेशन होगा वो हमारा सिर्फ और सिर्फ इंटरैक्टिव सेशन होगा। उसमें हम डिस्कस करेंगे आपकी प्रॉब्लम्स को। आप सवाल जवाब इजीली पूछ सकते हैं, चैट में पूछ सकते हैं, रेज हैंड करके पूछ सकते हैं, वीडियो ऑन करके पूछ सकते हैं। तो वो एक इंटरैक्टिव सेशन होगा। सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू डिवाइड इट। तो उससे ये है कि आप लोगों के पास इंटरेक्शन का टाइम ज़्यादा हो जाता है। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज लेक्चर। और आज का हमारा लेक्चर है स्टेक होल्डर्स की ही कंटिन्यूएशन है। मैं उससे पहले थोड़ा सा पिछला अगर आपको बता दूं तो हमने पढ़ा था स्टेक होल्डर क्या होता है, स्टेक का क्या मतलब है, कौन कौन से स्टेक्स होते हैं, और फिर स्टेक और स्टॉक होल्डर डिबेट जो बड़ी मशहूर है वो हमने की थोड़ी सी। और उसके बाद स्टॉक होल्डर के बारे में थोड़ा सा पढ़ा क्योंकि ये मेजर स्टेक होल्डर्स होते हैं, तो इनके बारे में थोड़ा सा हमने अलहदा से पढ़ा कि इनकी क्या राइट्स और ड्यूटीज होती हैं, और स्पेसिफिकली इन राइट्स और ड्यूटीज को हमने लिंक अप किया विद द एथिक्स। उसके बाद हम लोगों ने टाइप्स ऑफ स्टेक होल्डर्स पढ़ी थी और आपको याद होगा जिसमें इंटरनल एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स थे, प्राइमरी और सेकेंडरी स्टेक होल्डर्स थे, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्टेक होल्डर्स थे, उसके बाद नैरो एंड वाइड स्टेक होल्डर्स थे, एक्टिव पैसिव। ये रिपीट करने की जरूरत नहीं, आपके सामने सारा लिखा भी आ रहा है और आप ऑलरेडी ये पढ़ भी चुके हैं। इंटरनल विद इन द कंपनी who are part of the management of the company, external who are outside the company means they are not the part of the management of the company। इसमें इंटरनल में स्टेक होल्डर्स और एम्प्लॉइज ही वो एग्जांपल्स हैं, बाकी सारे के सारे एक्सटर्नल होते हैं। तो प्राइमरी जो है स्टेक होल्डर्स वो मतलब आपके दे आर द मोस्ट इंटरेस्टेड इन योर कंपनी एंड उनका जो लेवल ऑफ इंटरेस्ट होता है वो सबसे ज़्यादा होता है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा अफेक्ट भी होते हैं, ये सबसे ज़्यादा
अफेक्ट भी होते हैं उस आउटकम से। और इसके अलावा दूसरे जिस तरह शेयर होल्डर्स, एम्प्लॉइज, दे आर प्राइमरी स्टेक होल्डर। सेकेंडरी जो के इफेक्ट तो होते हैं ऑब्वियसली स्टेक होल्डर्स हैं, लेकिन एक और लेवल पे। तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डे टू डे एक्टिविटीज में जो इन्वॉल्व होते हैं एम्प्लॉइज वगैरह, जो नहीं होते वो इनडायरेक्ट कस्टमर्स और सप्लायर्स एक्सेट्रा। नैरो एंड वाइड जो कि सबसे ज्यादा अफेक्ट होते हैं। प्राइमरी और सेकेंडरी में सॉरी होता था कि ये सबसे ज्यादा अफेक्ट करते हैं। नैरो एंड वाइड में ये हैं दे आर अफेक्टेड बाय द कंपनी। जो ज्यादा अफेक्ट होते हैं वो नैरो होते हैं, जो कम अफेक्टेड होते हैं वो वाइड होते हैं। देन एक्टिव एंड पैसिव, irrespective of their involvement with the company, their value and their power of with the company, ये actively participate करना चाहते हैं organizational activities में, ख्वाह वो इस काबिल और इस ओहदे के लायक हो या ना हो। मतलब वो अगर नहीं भी फॉल करते उस कैटेगरी में जो कंपनी को मैनेज करती है, बट स्टिल दे आर वेरी कीन इन द कंपनी मैटर्स। और जो नहीं होते वो पैसिव होते हैं। अब कोई दोनों हो सकते हैं जी, एक ही कैटेगरी दोनों में भी आ सकती है। फॉर एग्जांपल एक शेयर होल्डर अगर बहुत कीन है इन द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, तो वो एक एक्टिव शेयर होल्डर है, स्टेक होल्डर है। इसी तरह एक शेयर होल्डर वो इतना इन्वॉल्व नहीं है कंपनी, वो कहता है ठीक है यार मुझे मेरा प्रॉफिट चाहिए, डिविडेंड चाहिए, कैपिटल गेन चाहिए, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए, तो वो पैसिव होगा। तो एक ही कैटेगरी एक्टिव भी हो सकती है, पैसिव भी हो सकती है। सिमिलरली वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी, जो खुद से बनते हैं, चूज करते हैं आपकी कंपनी को किसी ना किसी वे में, वो वॉलंटरी है। और जिनके बेचारों के पास कोई चारा नहीं था, इस तरह एनवायरनमेंट, गवर्नमेंट और जो नेबर्स या कम्युनिटीज हैं, वो उन्होंने नहीं आपको चूज किया, बल्कि आपने उनको चूज किया कि यहाँ पे हम होंगे। लेजिटिमेट एंड इलेजिटिमेट, रिकग्नाइज्ड एंड अनरिकग्नाइज्ड, नोन एंड अननोन, ये सिमिलर हैं जी। अगर कोई क्लेम करता है आपका स्टेक होल्डर होने का, तो हम देखेंगे कि उसका क्लेम कितना लीगल है, कितना जस्टिफाइड है। तो उसके लिए लेजिटिमेसी उसकी क्लेम की चेक करनी है, और अगर उसका क्लेम लेजिटिमेट है तो वो एक लेजिटिमेट स्टेक होल्डर है। अच्छा, इसी तरह अगर नहीं है उसका क्लेम लेजिटिमेट, लेकिन वो कहता है जी मैं स्टेक होल्डर हूँ, तो वो इलेजिटिमेट स्टेक होल्डर है। रिकग्नाइज्ड, ऑब्वियसली जो लेजिटिमेट है उनको आप रिकग्नाइज करते हैं, जो नहीं है उनको आप रिकग्नाइज नहीं करते। फाइनली नोन एंड अननोन, हो सकता है किसी को आप रिकग्नाइज करते हो लेकिन आपको उसका पता नहीं है कि ये भी एक बंदा है, छोटा कस्टमर, छोटा शेयर होल्डर, एनी सॉर्ट ऑफ पर्सन हु इज इन्वॉल्व्ड विद द कंपनी या सोसाइटी में जो लोग रह रहे हैं, आपको एज अ होल पता है उनका, लेकिन इंडिविजुअली शायद नहीं पता। ये नोन एंड अननोन स्टेक होल्डर्स है। चलेगी, ये तो था स्टेक होल्डर्स के बारे में उनके टाइप्स। इसके अलावा कोई टाइप्स आपको मिल सकती हैं, बट ये ही है मोर और लेस। इसके अलावा शायद ही कोई टाइप आपको कभी मिले, बट अगर मिल जाए तो ये ना सोचेगा कि ये तो हमने पढ़ी नहीं, तो हमारे सिलेबस में यही टाइप्स हैं स्टेक होल्डर्स की। इसके बाद स्टेक होल्डर्स को ना जरा बारीकी से पढ़ते हैं। और हमारा आज का टॉपिक है, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है वैसे, स्टेक होल्डर मैपिंग। स्टेक होल्डर्स को आप कैटेगराइज करते हैं। मैपिंग का मतलब कैटेगराइज करें उन्हें। अब नाउ व्हाई डू वी मैप द स्टेक होल्डर्स, हम क्यों ये काम कर रहे हैं? ताकि हम हर स्टेक होल्डर के बारे में बेहतर जान सकें और उसके हिसाब से उसकी बेहतर मैनेजमेंट कर सकें, उसको बेहतर तरीके से स्ट्रेटेजाइज कर सकें, उस स्टेक होल्डर के साथ हमारा रिलेशनशिप, और स्ट्रेटजीज बना सकें कि हाउ शुड बी और वुड बी हैंडल द स्टेक होल्डर। और इसके लिए हम एक प्रोसेस से गुजरते हैं जिसको स्टेक होल्डर मैपिंग करते हैं। तो आप क्या करते हैं, आप ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं स्टेक होल्डर्स को। ये फलां ग्रुप है, ये फलां ग्रुप है, ये फलां ग्रुप, इस ग्रुप के साथ हमने ये काम करने, इस ग्रुप के साथ ये काम करने, और इसके साथ ये एंड दिस एंड दैट। तो ये वाले जो स्टेक होल्डर्स हैं, इनको आप जब मैपिंग करते हैं, इनकी ग्रुपिंग करते हैं। बेसिकली ग्रुपिंग इज अ गुड वर्ड यूज फॉर अ सिनोनिम, यूज एज अ सिनोनिम फॉर मैपिंग। तो ग्रुपिंग आप जब करेंगे तो आप हर ग्रुप के लिए एक स्ट्रेटजी बनाएंगे और आप के लिए उनको मैनेज करना कदरे आसान हो जाएगा। तो स्टेक होल्डर मैपिंग की बहुत से आपके पास तरीके हैं। आप बेसिक ग्रुप बना लें जी, कि ये है फॉर एग्जांपल, ये है गुजरांवाला ग्रुप, ठीक है, आपने कहा जी ये है गुजरांवाला ग्रुप। अब गुजरांवाला ग्रुप के जो बंदे हैं उनको हमने, गुजरांवाला का एक अपना एटमॉस्फेयर है, अपने एरिया है, एड्रेसेस हैं, खाने पीने के स्टाइल अलग है, और
मतलब कंपनी को तो ऑब्वियसली खाने पीने से इंटरेस्ट नहीं होगा, बट स्टिल ऐसे ही बता रहा हूँ कि आप लोग भी अगर आपके दोस्त हैं, फॉर एग्जांपल आपके दोस्त आपके स्टेक होल्डर्स हैं, अब आप इनकी ग्रुपिंग कर लेते हैं कि यार ये मेरे दोस्त गुजरांवाला के हैं, फिर कुछ आपके ऑब्वियसली लाहौर के भी दोस्त होंगे, फैमिली या फ्रेंड्स, आप कहेंगे जी ये मेरे लाहौर के जानने वाले हैं और ये मेरे कराची के जानने वाले हैं, ये फलां जगह के। क्यों? अब आपने क्यों किया? क्योंकि आपको ये पता है कि जो गुजरांवाला के मेरे दोस्त हैं, दे आर वेरी सिमिलर। उनकी ग्रुपिंग आपने जिन कैरेक्टरिस्टिक्स पे की है, वो दोज कैरेक्टरिस्टिक्स आर सिमिलर। अब उनके लिए आप एक यूनिफॉर्म स्ट्रैटेजी बनाएंगे। फॉर एग्जांपल जो गुजरांवाला के लोग हैं और आप ये कहते हैं कि जब भी मैं इनको खाना खिलाऊंगा, इनकी दावत करूंगा, तो उसमें फलां फलां चीज़ होनी चाहिए, गोश्त होना चाहिए फॉर एग्जांपल, ठीक है, और देसी खाना वो ज़्यादा पसंद करते हैं, इनके साथ जब मैं फिरूंगा मैं ये कपड़े पहनूंगा और हम फलां फलां जगह पे जाएंगे फॉर एग्जांपल, ठीक है। अच्छा, फिर एक लाहौर के दोस्त हैं और हम ऐसा करते भी हैं एक्चुअली। हमें जब मतलब हमने ये इसको बकायदा फॉर्मली लिखा नहीं हुआ, लेकिन हम लोगों ने ऐसी स्ट्रैटेजीज अपने ज़हनों में सबकॉन्शियस में बनाई हुई हैं। अच्छा, फिर ये जी फलां है, लाहौर के दोस्त हैं, इन लोगों को जी बर्गर पिज़्ज़ा पसंद है, या चलें आप लोग कहेंगे कि इन्हें गधे पसंद हैं, जो भी कह लेंगे, चलें मान लेते हैं, ठीक है, खबरें आई हुई हैं। तो इन्हें ये चीज़ें पसंद हैं, ये इस तरह के कपड़े पहनते हैं, ये इस तरह बात करते हैं, तो इनके साथ मैं इस तरह बिहेव करूँगा, ये खाना खाऊँगा, इस तरह कपड़े पहनूँगा और इन जगहों पे हम जाएँगे। तो इसी तरह आप अपने फैमिली फ्रेंड्स को कैटेगराइज़ कर लेते हैं और उनके साथ फिर उस तरीके से बर्ताव करते हैं। फिर आप अमीरी-गरीबी एक है फॉर एग्ज़ाम्पल कैरेक्टरिस्टिक, उसके ऊपर भी आप डिवाइड कर सकते हैं कि ये अमीर लोग हैं, अमीर दोस्त हैं, इनके साथ ऐसे बात करनी है, ऐसे बर्ताव करना है। ये गरीब लोग हैं जिनके साथ ऐसे करना है। तो ये आपकी आपने कैटेगराइज किया मेल फीमेल। अब ऑब्वियसली लड़के लड़कियां जो एक अपने जेंडर के साथ जिस तरह का सलूक करते हैं, बातचीत करते हैं, दैट इज डिफरेंट। लड़के जरा लड़कों के साथ फ्रैंक होंगे, लड़कियां लड़कियों के साथ फ्रैंक होंगे। जब हम दूसरे जेंडर से बात करते हैं तो हमारे अल्फाज भी और हो जाते हैं, हमारा तौर तरीका भी और हो जाता है, तमीज भी आ जाती है, एक्सेट्रा एवरीथिंग। तो ये क्यों? क्योंकि ये हमारी बेसिकली एक स्ट्रैटेजी है जो हमारे जहन में चल रही है कि हमने इन पर्टिकुलर स्टेक होल्डर्स के साथ इस तरह बिहेव करना है। तो ये वो करेक्टरिस्टिक्स हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, जेंडर, एज, लोकेलिटी एटसेट्रा, क्लास, सोशल क्लास, ये वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिन पे आपने डिवाइड किया, तो आपके लिए मैनेज करना आसान हो जाता है। लेकिन इसी एग्जाम्पल को जब हम लेके आए इसके अंदर कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हमारे पास बहुत से ऐसे मैपिंग हो सकती है, आप अपनी तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन एक आजमूदा फॉर्मूला जो कई सालों से चलता आ रहा है स्टेक होल्डर मैपिंग के लिए, वो है मेंडलोज मैट्रिक्स। मेंडेलो साहब ने एक ये थ्योरी पेश की थी स्टेक होल्डर मैपिंग की, कि स्टेक होल्डर्स को आपको अगर मैप करना है तो इस तरीके से करें तो वो बेहतरीन मैपिंग होगी। अब है या नहीं वो आपका अपना पर्सनल ओपिनियन भी हो सकता है, बट अकॉर्डिंग टू मेंडेलो दिस इज द बेस्ट दैट वी कैन डू। एंड अकॉर्डिंग टू मेंडेलो ने दो कैरेक्टरिस्टिक्स स्टेक होल्डर्स के आइडेंटिफाई किए, and according to him these two characteristics are the most important characteristics which should be considered while devising a strategy or policy regarding stakeholder management। तो ये दो characteristics के बारे में आप सोचें, और उसने ना सिर्फ ये प्रपोज किया बल्कि उसने ये क्रिटिकल एनालिसिस भी किया कि यार हाँ वाकई में यही दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनको ज्यादातर जो स्टेक होल्डर्स के अंदर पाए जाते हैं, और इन्हीं दो कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर हमें इनको मैनेज करना है। एंड दोस टू कैरेक्टरिस्टिक्स आर पावर एंड इंटरेस्ट। अकॉर्डिंग टू मेंडेलो, स्टेक होल्डर्स आर characterized either on the basis of their power, which is their power can be high or low. And what does power mean? Power means the ability to influence. उनकी ability to influence क्या है? Secondly, interest. Interest means their, वो जो हमने अभी active और passive की बात की थी, their eagerness or how keen are they in knowing about the management and affairs of the company. So एक है ability to influence और एक है
द ईगरनेस टू नो अबाउट द कंपनी। तो ये दो करेक्टरिस्टिक्स हैं, इन दो की बिना पे, और इंटरेस्ट भी हायर लो हो सकता है, इनकी बिना पे आप 4 ग्रुप्स बनाएं स्टेक होल्डर्स के, और इन मेंडेलो के मुताबिक 4 ग्रुप्स बनते हैं जी स्टेक होल्डर्स के, बेस्ड ऑन पावर एंड इंटरेस्ट ऑफ द स्टेक होल्डर्स, एंड these 4 are separate groups and these 4 should be managed separately, and you should devise a common strategy for each of the 4 different groups। इनके कुछ उनके बारे में बताया भी गया कि क्या करना चाहिए। तो ग्रुप्स वाइज इनको शुरू करते हैं, इसके बाद फिर मैं एक वीडियो भी आपके साथ शेयर करूंगा, बल्कि 2 वीडियोस आज हमने शेयर करनी है रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर टॉपिक। और ये मैं आपको बताता चलूं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो इस तरह से कि इसकी एक केस स्टडी जो है वो पिछले साल एग्जाम में आई थी, बिजनेस एथिक्स के एग्जाम में, तो इस बार भी आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है, क्योंकि मेरा बड़ा एक फेवरेट टॉपिक है, क्योंकि स्टेक होल्डर्स के बारे में बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है, बाकी तो रटा है ना टाइप्स और क्या होते हैं एटसेट्रा, ये एक कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है रिगार्डिंग स्टेक होल्डर्स, और मुझे ये कॉन्सेप्चुअल होने की वजह से बहुत पसंद भी है। So what are these 4 groups? Number 1 is the group which has high power and they also have high interest in the company. For example, किनके पास पावर ज्यादा हो सकती है? शेयर होल्डर्स के पास, और शेयर होल्डर्स भी बड़े शेयर होल्डर जो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं आपको। फिर गवर्नमेंट्स के पास बहुत ज्यादा पावर होती है, वो कोई भी लॉ बना के आपको फोर्स कर सकते हैं कुछ भी करने को। इसके अलावा आपके जो टॉप मैनेजमेंट होती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सीईओ, चेयरमैन एटसेट्रा, डायरेक्टर्स और सीएफओ, ये जो है ये आपके पावरफुल लोग हैं आपकी कंपनी के अंदर। They have high power to influence your management and your decision making. And on the other hand, they can also have, they usually have high interest as well. For example, a director, a CEO, a chairman, a CFO, they are very much interested in the company. क्यों? उनका काम है ये, उनका काम ही है कि कंपनी कैसे मैनेज हो रही है उसको सही तरीके से मैनेज करना, तो ये तो हमेशा इंटरेस्टेड होंगे, और इनकी पावर भी हाई है, तो ये आपकी कंपनी के इस कैटेगरी में फॉल करते हैं, जिसको हम हाई पावर एंड हाई इंटरेस्ट कैटेगरी कहते हैं। और इसके अलावा जी, अगर आपकी गवर्नमेंट इंटरेस्टेड है, अब जरूरी नहीं कि गवर्नमेंट आपकी कंपनी में इंटरेस्टेड हो, फॉर एग्जांपल कुछ सेक्टर्स हैं या कुछ कंपनीज हैं, गवर्नमेंट कुछ नहीं कहती है क्योंकि वो इतने इंटरेस्टेड नहीं है, गवर्नमेंट उनकी पॉलिसीज उस तरह से नहीं है, तो जरूरी नहीं है, ये बात याद रखिएगा। ये ना हो कि आप रटा मान लेंगे गवर्नमेंट हर बारी जो है वो हाई पावर और हाई इंटरेस्ट ही होती है, तो ऐसी बात नहीं है। गवर्नमेंट्स आर हाई पावर बट नॉट हाईली इंटरेस्टेड एवरी टाइम। तो गवर्नमेंट अगर इंटरेस्टेड है तो वो हाई पावर और हाई इंटरेस्ट कैटेगरी में फॉल करती है, और इनको हम की प्लेयर्स कहते हैं। अच्छा, शेयर होल्डर्स की भी बात करें तो हाई शेयर होल्डर, जो हाई शेयर होल्डिंग वाले शेयर होल्डर्स हैं वो पावरफुल तो होते हैं, लेकिन अगर वो इंटरेस्टेड है तो वो इस कैटेगरी में आएंगे, वरना वो नहीं आएंगे। आगे देखते हैं किस कैटेगरी में आएंगे फिर। बट दीज सॉर्ट ऑफ स्टेक होल्डर्स आर नोन एज की प्लेयर्स। इनके बगैर आपका सर्वाइवल मुश्किल है, और इनको खुश रखे बगैर भी आपका सर्वाइवल मुश्किल है। You have to keep them satisfied, you have to keep them, you have to give them an ear while making your policies and deciding on affairs, on management issues। तो आपको जी ये लोगों को क्लोजली मैनेज करना है, इनकी एक एक बात देखें, एक एक बात सुने, और इनको हर तरीके से खुश रखने की कोशिश करें। ना सिर्फ कोशिश करें बल्कि आपको करनी पड़ेगी भी कोशिश, ठीक है, लेकिन बेहतर है कि आप खुद ही कर लें, क्योंकि दे कैन अफेक्ट योर कंपनी इन अ बिग वे। तो वो बात है, इनको नाराज ना करें, इनको क्लोजली मैनेज कर लें, साथ लेके चलें, खुद पूछें। अब जिस तरह आपने बेटा जब कोई फैसला करना होता है अपनी जिंदगी का बड़ा, तो आपकी जिंदगी के की प्लेयर कौन है जी?
सबसे अगर मैं की प्लेयर की बात करूं, आपके वालिद साहब, क्यों आपके वालिद साहब के माशाल्लाह पावर भी बहुत है, ठीक है, उनके पास पाँव में जूता भी है और माशाल्लाह हाथ भी उनका भारी है, पावर उनकी बहुत है, और इसके अलावा वो ऑब्वियसली पैसे भी खर्च कर रहे हैं यहाँ पे, तो ही इज वेरी पावरफुल, ही इज द मोस्ट पावरफुल पर्सन फॉर यू प्रोबेबली, एंड ही इज ऑल्सो हाईली इंटरेस्टेड, क्योंकि बाप है जी, तो बाप का काम ही है इंटरेस्ट लेना बच्चे के अफेयर्स में, तो ही इज ऑल्सो हाईली इंटरेस्टेड इन योर अफेयर्स। सो वो की प्लेयर है। आप जब भी कोई काम करेंगे तो आप उनसे पूछेंगे या किसी ना किसी तरीके से उनको खुश रखने की कोशिश करेंगे। अगर आप ऐसा नहीं करते जनाब, और कल को आपके वालिद साहब को कोई बात पता चल जाती है, आपका कोई ऐसा डिसीजन जो कि उनके मुताबिक नहीं था, तो फिर ऑब्वियसली आपको वो डिसीजन भी चेंज करना पड़ेगा और डॉक्टर के पास भी जाना पड़ेगा मरहम पट्टी के लिए। सो योर फादर इज एक्चुअली अ की प्लेयर, यू हैव टू मैनेज relationship with him closely, you have to listen to him all the time। अच्छा, सेकेंडली पावर, दूसरा ग्रुप जो है उनकी पावर हाई है लेकिन उनका इंटरेस्ट लो है, उनकी पावर हाई है लेकिन उनका इंटरेस्ट लो है। ऐसे स्टेक होल्डर्स के पास पावर है, बेशक इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन दे कैन मूव टुवर्ड्स द की प्लेयर कॉलम एनी टाइम। जैसे ही उनका इंटरेस्ट बन गया वो की प्लेयर में आ जाएंगे। तो आपने क्या करना है, आपने कोशिश करनी है कि उनका इंटरेस्ट ही ना बने, और वो कैसे करेंगे आप, उनकी जरूरतों के हिसाब से उनको डील करें एंड कीप देम सेटिस्फाइड, कीप देम सेटिस्फाइड टू अ लेवल दैट देयर इंटरेस्ट डजंट बिकम हाई। ठीक है, तो इनको आपने इस तरीके से खुश रखना है कि ये ज्यादा इंटरेस्टेड भी ना हो जाए आपके काम के अंदर। ये कौन है जी? फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट की बात अगर मैं करूं तो द फेडरल गवर्नमेंट इज वेरी पावरफुल, बट दे माइट नॉट बी इंटरेस्टेड इन योर पर्टिकुलर कंपनी और सेक्टर, लेकिन अगर वो किसी दिन हो गए इंटरेस्टेड तो फिर आपकी खैर नहीं है। इसी तरह जी आपके जो बड़े शेयर होल्डर्स होते हैं, इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डर्स खास तौर पे, वो पावरफुल होते हैं, लेकिन अमूमन देखने में ये आता है कि इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डर्स आर नॉट वेरी मच इंटरेस्टेड इन द कंपनी, बिकॉज ऑल दे आर इंटरेस्टेड इज द प्रॉफिट, एंड इफ दे आर गेटिंग द प्रॉफिट देन दे आर मोर देन सेटिस्फाइड इनफ। तो उनको प्रॉफिट देते रहे, उनको रिपोर्ट्स, एनुअल रिपोर्ट्स देते रहे, प्रॉफिट देते रहे, दिखाते रहे कि हाँ जी जी सब अच्छा है, सब खुश है, तो आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, वो यहीं पे ही रहेंगे। कीप देम सेटिस्फाइड। आपकी फैमिली में अगर बात की जाए तो फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी, आपके दादा या नाना या दादी या नानी जो बुजुर्ग हैं जी, वो बुजुर्ग होते तो पावरफुल हैं, क्योंकि वो आपके वालिद साहब को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, क्योंकि वो उनके माँ बाप हैं, उनके लिए वो इस कैटेगरी में आते हैं, लेकिन दे आर नॉट दैट इंटरेस्टेड। ठीक है, वो इतना कीनली इंटरेस्टेड नहीं होते, बस उनको आप उधर केड़ी क्लास च, वो साल में एक आधी दफा सवाल पूछ लेंगे, 2-3 दफा पूछ लेंगे, अच्छा अच्छा चलो शाबाश पढ़ो पढ़ो, बस ये कह देंगे। अगर आप उनको नहीं बताएंगे कि मैं कौन सी क्लास में हूँ या मैं क्या कर रहा हूँ, तो हो सकता है कि वो एक टाइम पे सोचने लग जाए, यार मुद्दा की कर रहे हैं, वो आपके अब्बू से पूछने लग जाए, वो उनको भी इन्फ्लुएंस करेंगे और साथ ही साथ वो अगर खुद भी इंटरेस्टेड हो गए तो उनकी बात तो फिर आपके अब्बू को भी माननी पड़ेगी। सो कीप देम सेटिस्फाइड इनफ। हाँ जी दादाजी आज मेरे इतने मार्क्स आ गए, अच्छे मार्क्स बताते रहे, उन्हें पूरे छुपाते रहे और उन्हें बताते जी मैं 8वें सेमेस्टर च आ गया, 7वें च आ गया, मेरी डिग्री 4 साल रह गया। तो इस तरह की बातें आप उनको करके या उनके पास बैठे रहें, उनकी बातें सुनते रहें, उनको थोड़ा सा दबा दें, तो खुश रहेंगे आपसे, और वो अगर खुश रहेंगे तो वो यहाँ पे फॉल हाई इंटरेस्ट में नहीं आएंगे। तीसरा ग्रुप, तीसरा ग्रुप इज द लो पावर ग्रुप। ये ग्रुप जो है, ये पावर इसके पास इतनी ज्यादा नहीं है, बट देयर इंटरेस्ट इज हाई। ठीक है, और होते हैं ऐसे स्टेक होल्डर्स जो कि बेचारे इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं आपको, लेकिन शायद वो इतने पावरफुल नहीं होते कि आपके फैसलों को, जिंदगी के फैसलों को, कंपनी की बात करें अगर तो कंपनी के फैसलों को इन्फ्लुएंस करें।
तो इसमें जी एग्जांपल अगर हम दें तो आपके छोटे शेयर होल्डर्स, अब छोटा शेयर होल्डर बेचारा उसने अपनी जिंदगी का सारा कुछ ही दांव पे लगा दिया और वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है कि कंपनी क्या कर रही है, मेरी जिंदगी, मेरे बच्चों की फीस और मेरी बेटे की शादी और सारा कुछ इस कंपनी के पैसों पे डिपेंड करता है एक्सेट्रा। तो वो इंटरेस्टेड बहुत है, लेकिन वो इसके पास इतनी शेयर होल्डिंग नहीं कि वो आपको वो कर सके, इन्फ्लुएंस कर सके। तो दूसरे केस में छोटे सप्लायर्स, छोटे कस्टमर्स, ठीक है, वो भी उनके पास इंटरेस्ट, अब छोटा कस्टमर फॉर एग्जांपल आप कोक पीते हैं, आपको बड़ा इंटरेस्ट है कि कोक का टेस्ट ऐसा होना चाहिए, तो ऐसा होना चाहिए, कोक ने अब ये काम गलत किया है वो, लेकिन भाई आप रोज की एक कोक पी लोगे बढ़िया, तो आप कोक के लिए कुछ भी नहीं हो, पेप्सी के लिए कुछ भी नहीं हो आप, तो यू आर इंटरेस्टेड बट यू डोंट हैव द पावर टू इन्फ्लुएंस द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। सो इन दिस केस कंपनी को ये नहीं करना कि यार ये हमें इन्फ्लुएंस ही नहीं कर सकते, हम इनके कुछ भी ना करें। क्यों? क्योंकि ये जब इंटरेस्ट हाई शो करते हैं तो इनके हाई इंटरेस्ट की वजह से ये जो सेकंड कैटेगरी है, इवन फर्स्ट भी, सेकंड कैटेगरी के कान में अगर इनकी आवाज पहुंच गई जो कि लो इंटरेस्टेड है और उनके पास पावर हाई है, ये क्या करेंगे, ये वाला ग्रुप जाएगा इनके पास, यार आपको पता है कंपनी में क्या हो रहा है, आपको तो कुछ पता ही नहीं ये हो रहा है कंपनी के अंदर। तो ये क्या करेगा ग्रुप, फिर ये हाई इंटरेस्ट और हाई पावर में शिफ्ट हो जाएगा, समझे जी। तो इसीलिए आपने इनको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, या ये डायरेक्टली हाई पावर और हाई इंटरेस्ट के पास चले जाएंगे, ठीक है, उनको बात करना शुरू कर देंगे कि आप हमें ये देखेंगे क्या हो रहा है अपना या हमारी नहीं सुनी जा रही। इन लोगों को इनके हाल पे नहीं छोड़ना, आपने इन लोगों के लिए क्या करना है, जस्ट कीप देम इन्फॉर्म, डोंट डू एनी एक्स्ट्रा, ठीक है, अपने डिसीजन ना चेंज कर लें इनके लिए, या बकायदा इनके लिए अपने टाइम और रिसोर्सेज में कोई चीज अगर ना भी रखें, जस्ट कीप देम इन्फॉर्म कि क्या हो रहा है कंपनी में। और ये लोग अमूमन इंटरेस्टेड है ना, इंटरेस्टेड का मतलब है दे वांट टू नो अबाउट द कंपनी, सो कीप देम इन्फॉर्म कि ये हो रहा है जी कंपनी में, सही गलत वो बात की बात है, कोशिश करेंगे इन्फॉर्म करें। और अमूमन ये लोग बस इंफॉर्मेशन लेके ही खुश हो जाते हैं, जिसमें आपके पास मीडिया है, मीडिया इज हाईली इंटरेस्टेड बट हैज लो पावर कंपैरेटिवली, वो हम अलग बात करते हैं कि मीडिया में बड़ी पावर है, लेकिन इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो इतनी पावर नहीं है। तो ये क्या करेंगे, ये ऐसी मीडिया वाले ऐसी कहानियां लगा देंगे या उन लोगों तक पहुंचेंगे जिनके लो इंटरेस्ट है कि जी आपकी इन्वेस्टमेंट आप बताएं, आपको कुछ पता है, वो कहेंगे अच्छा मुझे तो पता ही नहीं, वो फिर जानने की कोशिश करेंगे, वो भी की प्लेयर बन जाएंगे, या डायरेक्टली वो हाई और हाई के पास जाएंगे, की प्लेयर्स के पास जाएंगे और उनसे बात करेंगे। ये लोग खतरनाक हो सकते हैं, जस्ट कीप देम इन्फॉर्म्ड, इनकी इंफॉर्मेशनल नीड्स होती हैं, उनको आप पूरा करते रहें एंड दैट वुड बी इनफ फॉर देम। इसके बाद फाइनल कैटेगरी है हमारे पास लो इंटरेस्ट एंड लो पावर वाले लोग। ना ये बेचारों की पावर इतनी ज्यादा कि आपको इन्फ्लुएंस करें, और आपस की बात है ये इतने इंटरेस्टेड भी नहीं होते कि ये आपकी कंपनी को अफेक्ट करें, ये अपनी जिंदगी में खुश होते हैं। छोटा कस्टमर, फॉर एग्जांपल आप कोक पीते हैं लेकिन आपको कोई नहीं कोक क्या कर रहा है जी, क्या इनके फेस चल रहे हैं, बस आप कोक नहीं मिलेगी आप पेप्सी पी लेंगे, और बोतल है जी बोतल पीनी है हमने, तो यू आर नॉट दैट मच इनटू द कंपनी एज अ कस्टमर। इसी तरह छोटा शेयर होल्डर जो कि इंटरेस्टेड भी नहीं है, ठीक है, उसकी पावर भी लो है और वो उसका इंटरेस्ट भी लो है, सिक्योरिटी गार्ड बेचारा, उसको ये कोई नहीं अंदर साहब की कर रहे ना, उन्होंने बस तनख्वाह ना गर्ज है जी, उसको तनख्वाह मिलनी चाहिए और उसकी पावर भी बहुत कम है, वो कोई इन्फ्लुएंस भी नहीं कर सकता, छोटे एम्प्लॉयज आ जाते हैं यहाँ पे। तो ऐसे लोगों के लिए आपको मिनिमम एफर्ट करनी है, मतलब इनको सिर्फ उतना ही डील करें जितना आपके डिसीजंस या आपकी प्रॉफिटेबिलिटीज को या लिक्विडिटी एक्सेट्रा को अफेक्ट ना करें, आपकी पोजीशन को बेसिकली किसी भी किस्म की इफेक्ट ना करें, और इनके लिए मिनिमम एफर्ट करें। अगर करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि ये पावर तो इनकी लो है, लेकिन ये फिर मूव कर सकते हैं इंटरेस्ट हाई की तरफ, फिर वही बात, ये इन्फ्लुएंस कर देंगे सेकंड कैटेगरी वालों को, और फिर फाइनली
फर्स्ट कैटेगरी वालों को भी इन्फ्लुएंस किया जा सकता है। तो इसीलिए इनके लिए मिनिमम एफर्ट करें थोड़ी सी, जिसमें ये अगर आपको लगे कि इनकी आवाज़ उठने लगी है तो जी दबा दें आवाज़ इनकी। जिस तरह अवाम है, अवाम बिल्कुल यहाँ पे आती है, लो इंटरेस्ट और लो पावर, वो कोई गर्ज ही नहीं हमारे लीडर क्या कर रहे हैं क्या नहीं। बस इलेक्शन से पहले इंटरेस्ट उनका हाई हो जाता है, पावर लो ही रहती है बेचारों के पास। कहने को जी लोग तो बहुत पावर है इनके पास, बट स्टिल पावर उनकी लो ही रहती है प्रैक्टिकली देखा जाए। सो एंड दिस इज व्हाट एक्चुअली द लीडर्स डू, द पॉलिटिशियंस डू, कि इनके लिए मिनिमम एफर्ट करो। बस इनके लिए क्या करो जी, इनके लिए बैनर लगा दो, इनकी शादी पे आप चले जाओ, फौजगी पे चले जाओ, ये खुश है। तो ये वो देखो जी वो फलां बंदा वो आया था फौजगी पे, वो देखा शादी पे आया था, बड़ा अच्छा बंदा है यार, शादी पे आया था। तो हम लोग इसी में खुश हैं जी। इसी तरह ये सियासतदान चल रहे हैं और हम लोग भी इसी तरह चल रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है जैसे भी चल रहे हैं। बट ये एक एग्जाम्पल है। अच्छा, इसी तरह फिर वो मेरे ज़हन में एक बड़ी मजे की एग्जाम्पल थी, हाई इंटरेस्ट और लो पावर की जी। हम सबके खानदान में एक ना एक ऐसा रिश्तेदार होता है, या रिश्तेदार जिनको हम कहते हैं, खासतौर पे फूफो बेचारी बदनाम है जी इस मामले में, या मामू कोई होते हैं, वो क्या करते हैं, दे आर वेरी हाईली इंटरेस्टेड इन योर अफेयर्स, कि भैया फलां क्या कर रहा है, फूफो कहेंगे जी फलां क्या कर रहा है, ठीक है। अब फूफो बार बार क्या करेंगी कि वो आप कहेंगे ठीक है जी, दुनिया की ऐसी की तरह रिश्तेदार जो मर्जी कहते रहे, फूफो जो मर्जी मर्जी कहते रहे, लेकिन फूफो क्या करेंगी फिर, फूफो इंटरेस्टेड है लेकिन वो आपके डिसीजंस को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती। वो क्या करेंगी, वो आपके दादा के पास जाएंगी या दादी के पास, उन्हें कहेगी फलां, वो आपको पता फलां क्या कर रहा है, फलां ये कर रहा है, वो कहेंगे अच्छा ये कर रहा है, हमें तो पता ही नहीं था। वो फिर आपके अब्बू के पास आएंगे, या वो डायरेक्टली आपके अब्बू के पास चली जाएंगी और कहेंगे फलां आपका बेटा या आपकी बेटी ये कर रहे हैं, आपको पता है जी वो क्या कौन सी क्लास में है, उनके इतना जीपी आया, मेरे बेटे का इतना जीपी आया। तो फिर आपके अब्बू भी अगर इन्फ्लुएंस हो गए, अम्मी अबू, तो वो भी फिर ऑब्वियसली आपको अफेक्ट कर सकते हैं। और मिनिमम एफर्ट की अगर बात की जाए तो मेरा ख्याल है आज के जो सारे बहन भाई हैं, या ख़ास तौर पे छोटे बहन भाई जो हैं, वो मैं कहूँगा कि मिनिमम एफर्ट और मिनिमम इंटरेस्ट में आते हैं। उनको कोई गर्ज भी नहीं बड़ा क्या कर रहा है, ठीक है, वो अपनी दुनिया में मगन रहते हैं। अमूमन ज़्यादातर छोटे ऐसे ही होते हैं। और ना इधर आर दे पावरफुल, तो आप भी क्या करेंगे, आप उन बेचारों के लिए कुछ भी नहीं करेंगे। आप उनको तो ना उनके बारे में सोचेंगे कोई डिसीजन करते वक्त, ना उनसे पूछेंगे कि यार मैं ये करूँ ना करूँ। हाँ, लेकिन ये है कि आप उसकी बर्थडे मना देंगे या उसको बर्थडे पे विश कर देंगे, ठीक है, केक काट देंगे, बस मिनिमम एफर्ट होगी, दैट्स इट। ठीक है, तो चलें जी, ये तो हमारे पास स्टेक होल्डर मैपिंग थी। हमें क्या करना चाहिए, मैं आपके साथ इससे रिलेटेड एक वीडियो शेयर करता हूँ। बल्कि उससे भी पहले ना मैं आपके साथ एक वीडियो शेयर करूंगा विच इज एक्चुअली रिविजन सॉर्ट ऑफ वीडियो। उसमें इसका भी जिक्र है और एक थोड़ी सी रिवीजन भी है। जो पिछली हमारी थी स्टेक होल्डर की थोड़ी सी बहस, थोड़ा सा उसके बारे में है और थोड़ी सी हमारी रिवीजन है। तो ये वीडियो देखें, इसके बाद मैं दूसरी वीडियो लगाऊंगा। ये देखें, चले मैं सब टाइटल ऑन कर दूं, इसके बगैर हमसे मूवी नहीं देखी जाती जी। Hi there. Let's do some quick revision on the concept of stakeholders and also spend a couple of minutes on a theory called stakeholder mapping at the end of this session. A quick reminder about what we mean by a stakeholder. It can be an individual, it can be a group of people, it can be another organisation or business. It's anyone who has an interest in the activities and the decisions taken by a business. And a key point to remember here is that there is a difference between stakeholders and a similar sounding term, shareholders. So be really clear and take care if you see a question with one or other of these two terms in it to make sure you've picked the right one. Stakeholders, what we're looking at in this session, are those who have an interest in the business, but they don't necessarily own it. In fact, they don't own it. They may work for the business as an employee or a manager, a type of employee. They may be a transactional relationship, for example, a customer. You're a stakeholder in the businesses you buy from. And a similar sounding term, shareholders. So be really clear, decisions taken by a business. And a key point to remember here is that there is a difference between stakeholders and a similar sounding term, shareholders. So be really clear and take care if you see a question with one or other of these two terms in it
to make sure you've picked the right one. Stakeholders, what we're looking at in this session, are those who have an interest in the business, but they don't necessarily own it. In fact, they don't own it. They may work for the business as an employee or a manager, a type of employee. They may be a transactional relationship, for example, a customer. You're a stakeholder in the businesses you buy from. It could be a supplier. And of course, it's other external stakeholders such as the government and society at large. Shareholders, similar sounding word, but there is a very important difference. They own the business. Shareholders are the owners of a limited company, for example. Now, of course, they may also be stakeholders. They may work in the business. They may benefit from the activities of the business, but there is a difference. Hopefully you're happy with that. Let's just spend a couple of minutes refreshing our memory as to what we mean by stakeholders. There are lots of different types of stakeholders. We've mentioned some already: employees, managers, customers, suppliers, creditors, firms that the business owes money to, and of course society and the government. And the key point to remember about stakeholders is that they have different interests in the business activity. Let's pick out a couple from this table on the screen there. Well, clearly shareholders are interested in the activities of the business in terms of how it performs financially. What profits does it make? Is it able to pay out a dividend to shareholders as a return on their investment? If it's a public company, is the share price of the business rising? That's an interest for them. And also, is the business being run properly? Most shareholders in larger businesses aren't involved in the day-to-day running of the business. There's what's known as a divorce between ownership and control. So they want to be happy that their business is being run properly. Let's pick out another one there. Customers. Customers are a stakeholder because they have an interest in getting value for money. They have an interest in receiving a good quality customer service and getting a product that is of the right quality. Let's pick out one or two more. Suppliers. Clearly they're a stakeholder in the business. They're selling to a business. They want to make sure, of course, that they'll be paid for the goods and services that they provide. But also they have an interest in continuing to supply the business, because at the end of the day, that business is one of their customers, isn't it? And also, let's pick up the bottom one there, society. This links really closely with the concept of corporate social responsibility, the wider responsibility of businesses to their societal stakeholders. For example, the extent to which a business complies with regulations and laws, but also wider than that, acting ethically, acting in a socially responsible way. So key point with this, stakeholders have lots of different interests in different parts of the business. And the second key point is to remember that sometimes the stakeholder interest will create a conflict. A business decision can be supported by one stakeholder group, or possibly more than one, but it could just as easily be opposed by a different stakeholder group. Let's pick up an example out here from the table. Let's pick introduction of greater automation. It's likely to be supported by shareholders if it leads to greater efficiency and profits. But it's possibly unlikely and more likely to be opposed by employees, particularly if it results in employees losing their jobs. Adding extra shifts to increase the capacity of a factory, for example. Again, customers and suppliers may find that absolutely something they want to support. It may result in more reliable delivery, a greater availability of the product. However, a local community, whilst they may enjoy the benefit of the extra jobs and employment, they may not welcome the additional noise, the additional traffic. There is a cost associated with extra capacity. So key points, stakeholders have an interest in the business, but sometimes, depending on the business decision, the stakeholder interest can come into conflict. And that, of course, raises an issue with the business as to how to deal with stakeholder conflict. How should you deal with them? And this comes on to the final part of this session, the theory of stakeholder mapping, which is really to say, how does a business address the fact that stakeholders have different power? For example, if I'm running a business and I owe $500,000 to the bank, and my cash flow is pretty weak and I'm not making profits, that bank
has a lot of power over me. It's a very important stakeholder, a lot more power than perhaps an individual customer or one of my employees. So some stakeholders have more power than others. How should a business manage the difference between stakeholder power? And that leads us on to this concept called stakeholder mapping. Now, it's a simple concept, and essentially it's this. The idea is that a business should spend more time responding to stakeholders who have, firstly, a high level of power, but also a high level of interest. They're very closely interested in the activities of the business. And therefore, if that's the case, the business should engage regularly, closely with those stakeholders, keeping constant, regular communication with them, take notice of what the stakeholders are saying. It's important to keep on the right side and understand that stakeholder group. Conversely, if a stakeholder has relatively little power or no power over the business and has a relatively low level of interest in the activities of the business, you don't need to keep communicating with them every day. Just communicate when necessary. Focus the management time on the most important stakeholders with the highest power. So that's the takeaway of stakeholder mapping. Management should spend most time working closely with the most powerful stakeholders who have the greatest interest in the business. There we go. That's a very quick overview of the concept of stakeholders. जी, तो इसमें आपने देखा कि थोड़ी सी रिवीजन भी थी स्टेक होल्डर्स के बारे में और फिर आज के टॉपिक के बारे में भी थोड़ा सा ओवरव्यू था। तो अब मैं आप लोगों के साथ एक और वीडियो शेयर करना चाहूँगा जिसके अंदर यही वाला टॉपिक थोड़ा डिटेल में है और इसके साथ ना एग्जाम्पल भी हैं एक दो। केस स्टडी सॉर्ट ऑफ वीडियो है, 3-4 मिनट की वीडियो है, तो ये भी आप लोग देख लें अगर तो बेहतर हो जाएगा। As a project manager on projects, you know you've got all sorts of stakeholders, those who are money conscious, those who are clueless, those who are disgruntled and violent, and those who are very territorial, those who are happy, those who are kind of in the middle, neutral. And we need to understand these stakeholders. We need to identify all the entities and all the individuals who could affect the project, those who could be affected by the project's outcome, so that we can calm them down and so that we can get them to better understand what exactly is going on the project. Now, one of the ways we get a handle on these stakeholders is by using certain tools and documents. And one of the ones I want to point out here is something called a power interest grid. It's a grid and it's got 4 quadrants, and we have those stakeholders who have a very high level of power, those that have a very high level of interest, and those we say we should manage close. Those are on the orange pod there. And those who have a high level of power but a low level of interest, we want to keep them satisfied. And those that have a low level of power and a low level of interest, they're on the green pod there. And we say we want to monitor them. And those that are on the red pod, they've got a high level of interest. We need to keep those folks informed. So you've got your power interest grid, you've got those stakeholders that you need to keep informed, those you need to manage close, those you need to keep satisfied, and those you need to monitor. And that's really what this grid is all about. Now, people say this is a waste of time. No, it's not a waste of time. It's an analytical tool to help you better understand where to focus your energies and your time as a PM. Those who you need to manage close, hey, spend lots of time, spend lots of effort, spend lots of strategic effort thinking about how to keep those guys engaged, because those guys could give you a huge payoff. We can take these names and put them on a grid, or we can use their initials, which is probably safer as a PM. Hey, you want to keep this document as close to the vest as possible. Don't show James that he has a low level of interest or a low level of power. He may not be very happy with you, you know. Don't show Matt that you're putting him on a high level of power, because he could use that against you, you know. But jokes aside, PMs need to analyze stakeholders and then put them into a stakeholder register.
And these stakeholders could be entities, they could be people, you could use actual names, you could use code, you could use initials. Just be careful who you share this documentation with, especially if there is sensitive information in it. Now, some of the fields in this document are the name, the position, the company, the contact. I mean, you've got a big project with several different stakeholders from different companies. You want to keep a handle on all these stakeholders. Put their names in there, their role, what exactly they're doing, what the expectations of these stakeholders are, what their requirements are, their level of interest, their level of power, or their level of impact. And also, not on this slide right here, we also have a category of neutral, resistor, and positive, because some stakeholders are neutral, right there in the middle. They're neither here nor there about the outcome. Some stakeholders want your project to fail. They are negative. And we also need to strategize how to win those stakeholders from being negative to being positive. And those who are positive, we want them to be right there. Now, this is from the CDC. This is their take on the stakeholder register. You can see it has similar fields, but I'm showing you this to illustrate how flexible you can be when you put together a stakeholder register. It does not have to have every single field on this one. It could have some select fields. But as you do this for your projects, make it a conversation piece so that your project team can talk about these stakeholders and contribute to the overall strategy. I hope you found that informative and helpful. If you have any questions about project management, or you would like to attend one of our courses for the PMP or CAPM exam, or invite us to your site to train your team, visit www.praizion.com or send us an email. Thank you for your audience. जी, तो ये जो दो एग्जांपल्स थी, these were ये वीडियोस थी, ये मेरा ख्याल है कि now this Mendelow's matrix is very much clear to you, और ये इंशाल्लाह ताला आप लोगों को अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ भी जाता है, so I hope you guys will be able to attempt that question. तो इसकी बेसिकली केस स्टडी होगी. अब यहाँ पे ना मैंने आप लोगों को एक असाइनमेंट मैं आप लोगों को देता हूँ जो आप लोगों ने करनी है, और विद इन 1 वीक आप लोगों ने मुझे सबमिट करानी है. और वो असाइनमेंट ये है कि आपने कोई भी अपनी मर्जी का एक सिनेरियो बनाए आप, और उसके अंदर ये चारों कैटेगरीज के अंदर एक एक स्टेक होल्डर को आइडेंटिफाई करें, और एक सिनेरियो आप लोगों ने बनाना है, एक पैराग्राफ सा लिखना है आप लोगों ने, और उसमें आपने एक सिनेरियो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बना लें, अपनी जिंदगी के पॉइंट ऑफ व्यू से बना लो यार, कोई भी कर लो, ठीक है. बट आई वांट टू एक्चुअली टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग. यू हैव टू राइट 1 पेज और अ पैराग्राफ, दैट वुड बी इनफ. जिसमें आपने केस बनाना है खुद से, और चारों कैटेगरीज के एक एक स्टेक होल्डर को उसके अंदर फिट करना है. वो आपकी अपनी जिंदगी की स्टोरी हो, या किसी भी कंपनी का इमेजिनरी सिनेरियो हो, या किसी एक्चुअल केस की भी एक्चुअल केस आप सर्च आउट कर सकते हैं. तो मैट्रिक्स बनाइएगा और इसके अंदर फिट कीजिएगा, और साथ ये नहीं कि आपने बस ये मैट्रिक्स बना के मुझे दे देना है, साथ उसके बारे में थोड़ा लिखना भी है. क्या लिखना है? नंबर 1 कि व्हाई डू यू थिंक दैट दिस पर्सन फॉल्स इन दिस कैटेगरी, और सेकेंडली आपने ये भी लिखना है कि नाउ व्हाट शुड द पर्सन और द कंपनी इन क्वेश्चन शुड डू अबाउट दिस पर्सन. ठीक है, अगर आप अपनी एग्जांपल दे रहे हैं तो आप बताएं कि मैं ये करता हूँ, करती हूँ, या मैं ये करूँ, या मुझे करना चाहिए. ठीक है, तो इस तरह का आप लोगों ने एक केस बनाना है खुद से, एंड यू हैव 1 वीक टू सबमिट इट. आज हमारी क्लास जो ट्यूसडे को है, तो आपने नेक्स्ट ट्यूसडे को मुझे तब बल्कि ये सबमिट कराना है. आप सबमिट कराने के लिए अपने CRs और GRs को व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं उनसे बाद में ये कलेक्ट कर लूँगा एक व्हाट्सएप की फॉर्म में. तो चले जी, ये था हमारा आज का लेक्चर. इंशाल्लाह ताला अब हमारी नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, और इसी तरह फ्राइडे को हमारे लेक्चर है वो आपके साथ, और बल्कि नहीं, वेंसडे को है ना. तो मैं इंशाल्लाह ताला एक और वीडियो अपलोड कर दूंगा आज ट्यूसडे को, तो वो भी आप देख लीजिएगा. तो
इसी तरह जी अब हमारी मुलाकात होती है इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में। तब तक अल्लाह हाफिज, अपना आप ख्याल रखिएगा जी। एक मिनट अब मैं